जब भारत के लोग गिनती में नहीं नीतियों की मार में आते थे, जनसंख्या के आंकड़ों में छिपी है ब्रिटिश शासन की असल तस्वीर। वेलकम टू फ्यूके एजुकेशन। मैं रश्मि परियार आपके लिए क्लास 11th की इकोनॉमिक्स लेकर आई हूँ। क्लास 11th का हम ये फर्स्ट चैप्टर कवर कर रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर का ये 7 जो टॉपिक है उसको आज हम कवर करेंगे। ठीक है, अब चैप्टर का नाम है हमारे स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारत की अर्थव्यवस्था कैसी थी। ठीक है, उसी के बारे में हम अभी तक पढ़े हैं और अभी जो टॉपिक बचे हैं उनको कवर करेंगे। ठीक है, तो जो आज का टॉपिक है हमारा ब्रिटिश काल में जननांग की स्थिति। अभी हमने देखा औद्योगिक क्षेत्र कैसा था, कृषि क्षेत्र कैसा था, है ना। अब हमको देखना है कि भारत में जननांग की स्थिति कैसी थी ब्रिटिशों के शासनकाल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो देखिए जननांकी है ना, जनसंख्या से रिलेटेड है कि उनकी गणना हुई कि नहीं हुई। अभी आप देख रहे होंगे कि हमारे देश में जनसंख्या की गणना होती है हर 10 वर्ष बाद। तो अभी देखिए जनसंख्या, जन्म दर, मृत्यु दर, है ना, पॉपुलेशन, बर्थ रेट, डेथ रेट, लिंग अनुपात, सेक्स रेशियो और साक्षरता दर। ठीक है, जनसंख्या वृद्धि, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, ये सब हमको देखना है। तो ब्रिटिशों के शासनकाल में कैसा था ये हम इस पे नजर डालते हैं। तो चलिए देखिए जनांकीय जनसंख्या से जुड़ा हुआ अर्थ। अब जनांकी का अर्थ क्या है पहले हम ये जानते हैं। ठीक है, तो जनसंख्या से जुड़ा हुआ, जाहिर सी बात है जनांकी शब्द से हमें समझ में आ रहा है कि कुछ तो जनसंख्या से रिलेटेड है, जुड़ा हुआ है। इसका अर्थ क्या है कि जनांकी की डेमोग्राफी जो है यह एक सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जो जनसंख्या से संबंधित अध्ययन कराती है ना। ये जनसंख्या से संबंधित अध्ययन कराती है, यह एक सामाजिक विज्ञान की शाखा है। अब जनगणना की शुरुआत कब से हुई थी? देखिए पहली बार आधिकारिक जनगणना 1872 में हुई थी। याद रखिएगा ये कि 1872 में हुई थी। पहली बार जो जनगणना हुई थी आधिकारिक तौर पर वो 1872 में शुरू हुई थी। पूर्ण रूप से जो हुई तो 1881 में, है ना, 1881 में। और आधिकारिक रूप में जब जनगणना शुरू की गई, पहले कि स्टार्ट भाई कैसे करें, जनगणना कैसे की जाए, देश में कौन कितनी जनसंख्या है, तो पूर्ण रूप से 1881 में इसको दिया गया नया रूप। इसके बाद हर 10 साल में जनगणना होती रहती है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि हर 10 वर्ष बाद हमारे देश में जनगणना होती रहती है। जनसंख्या वृद्धि दर बहुत धीमी, 1921 तक जनसंख्या में वृद्धि बहुत धीमी थी। 1921 तक जनसंख्या की जो वृद्धि दर थी वो बहुत धीमी थी, बहुत कम थी। ठीक है, क्योंकि अकाल, महामारी, बाल मृत्यु दर, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, इसी कारण तो जनसंख्या वृद्धि दर बहुत धीमी थी 1921 में। तो क्यों धीमी थी वो देखते हैं कि अकाल पड़ा। भाई अकाल से अभी आपने पढ़ा कि भाई अकाल पड़ा, देश में खाद्यान्न फसलें उगाई नहीं गई खाने पीने वाली, तो किसान बहुत से लोग उससे क्या हुआ, भूखमरी के मारे मर गए, भूखमरी से उनकी मृत्यु हो गई, अकाल पड़ गया देश में। महामारी, प्लेग, चेचक। अब महामारी फैली, प्लेग और चेचक जैसी बीमारी जिसका कोई उपचार नहीं था, स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं थी उनके शासनकाल में ब्रिटिश की, तो यहाँ पे इससे बहुत से लोग मर गए। बाल मृत्यु दर हुई, है ना, बाल मृत्यु दर मतलब छोटे बच्चों की जो मृत्यु दर हुई वो बहुत हुई, क्योंकि उस समय स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं थी, बहुत कम थी, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी के कारण हुआ ये सब। इसी कारण 1921 में भारत का जनसंख्या विभाजक वर्ष ठीक है, डेमोग्राफिक डिवाइड ईयर कहा जाता है। ये जरूर ध्यान रखिएगा कि इसी कारण 1921 को 1921 को भारत का जनसंख्या विभाजक वर्ष कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत का जनसंख्या विभाजक वर्ष कहा जाता है। ठीक है, डेमोग्राफिक डिवाइड ईयर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मृत्यु दर बहुत अधिक थी, है ना। मृत्यु दर कैसे अधिक थी? तभी तो जनसंख्या जो जनगणना की गई उसमें क्या पाया गया कि जनसंख्या में जो वृद्धि हुई बहुत धीमी थी। अब इसके जो कारण थे वो हम देख रहे हैं। तो यहाँ पे मृत्यु दर बहुत अधिक थी। औसत जीवन प्रत्याशा केवल 32 वर्ष के आसपास थी। भाई बहुत कम थी, मतलब 32 वर्ष जो जीवन था, औसतन जो जीवन प्रत्याशा थी वो कितनी थी? सिर्फ 32 वर्ष, ज्यादा से ज्यादा। चिकित्सा सुविधाओं की भारी कमी, चिकित्सा की कोई सुविधा नहीं थी, स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं थी, डॉक्टर्स नहीं थे, उनके कारण महामारी और भूखमरी तो बहुत ज्यादा फैली थी, इसलिए लाखों लोग की मौत हो जाती थी। क्योंकि महामारी भी फैली थी, जो बीमारी फैली थी, महामारियां फैली थी, पहले कोई उसकी दवाई नहीं होती थी और लोग उसको छुआछूत भी मानते थे, और भूखमरी, लाखों लोग भूखमरी से मर जाते थे, खाने पीने की चीजें नहीं थी तो उससे मर जाते थे। जन्म दर ऊंची,
औसतन प्रति 1000 व्यक्तियों पर 45 से 50 जन्म होते थे। 1000 व्यक्तियों पर कितने? 45 से 50 जन्म होते थे। परिवार नियोजन की समझ नहीं थी। परिवार नियोजन की समझ नहीं थी। जन्म दर कैसी थी? ऊंची थी। परिवार नियोजन की कोई समझ नहीं थी कि भाई मतलब कितने बच्चे करने हैं, क्या है, कितनी हमें फैमिली में कितने मेंबर रहना है, जनसंख्या बढ़ जाएगी तो क्या होगा, ऐसा तो ये सब क्या समझ नहीं था। ठीक है। जनसंख्या वितरण में असमानता। अब जनसंख्या के वितरण में भी असमानता थी। तो यहाँ पे आपने देखा कि मृत्यु दर बहुत अधिक थी और जन्म दर भी ऊंची थी। ठीक है। उसके क्या कारण थे? कि लोगों को उसके बारे में अज्ञानता थी, पता नहीं था, परिवार नियोजन जैसी कोई समझ नहीं थी, है ना। 1000 व्यक्तियों पर 45 से 50 जन्म होते थे, है ना। और जो मृत्यु दर अधिक क्यों थी वो भी आपने देख लिया। अब जनसंख्या वितरण में असमानता, कुछ क्षेत्रों में अधिक घनत्व तो कुछ में बहुत कम। अब देखिए जनसंख्या वितरण में असमानता कैसे होती है भाई? देखिए बहुत सी चीजें देखी जाती है कि भाई सुख सुविधा, कहाँ पे जमीन अच्छी है, कहाँ का मौसम अच्छा है, उसके हिसाब से लोग वहां पे रहते हैं अपनी सुविधा के अनुसार कि भाई हम यहाँ पे रहेंगे, हमें यहाँ का मौसम पसंद है, यहाँ की जो एटमॉस्फेयर है, यहाँ का वातावरण है वो बहुत पसंद है, यहाँ का सांस्कृतिक चीजें, बहुत सारी चीजें देखते हैं। तो कुछ क्षेत्रों में अधिक घनत्व रहता है और कुछ में बहुत कम। और कुछ ऐसी जगह में भाई जहाँ सिर्फ मौसम ऐसा है कि ठंडी पड़ रही है तो वहां पे हम नहीं रहेंगे, या फिर गर्मी पड़ रही है तो वहां पे जो जनसंख्या घनत्व होता है वो कम होता है और लोग वहां पे कम रहना चाहते हैं, जहाँ का मौसम सामान्य रहना चाहते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीजों के कारण जनसंख्या में असमानता हो जाती है। कृषि, कहीं मान लीजिए भूमि बहुत अच्छी उपजाऊ, वहां उनको कृषि करने को मिल रहा है तो वो वहां पे ज्यादा रहेंगे, है ना। इस प्रकार कृषि पर दबाव अधिक, शहरीकरण कम। अब कृषि पर ज्यादा दबाव अधिक था क्योंकि ज्यादातर जो जनता थी वो कृषि पर ही वो थी, डिपेंड थी, कृषि पर ही आश्रित थी। और शहरीकरण कम, शहरों में लोग कम, बहुत कम रहते थे, गांव पे ज्यादा रहते थे और कृषि पर वो ज्यादा निर्भर रहते थे। और शहरीकरण कम, शहरों में लोग ज्यादा कम रहते थे। ठीक है। लिंग अनुपात असंतुलित। अब लिंग अनुपात कैसा था ये देखते हैं कि कैसा असंतुलित था। महिलाओं की संख्या पुरुषों की तुलना में कम थी, महिलाएं बहुत कम थी और पुरुष ज्यादा थे। अब देखिए ये एक कारण ये भी हो सकता है कि महिलाएं क्यों कम थी, पहले के लोग अशिक्षित थे और ज्यादा, और वहां पे ये भी था कि भाई जो लड़कियां हैं अभी भी आप देखेंगे कि लड़कियों को पहले तो इतना ये सब नहीं था कि इतनी सारी सुविधाएं थी, पर अभी धीरे धीरे सबकी सोच बदल गई है। पर अभी तक सबकी मेंटेलिटी जो है, थिंकिंग यही थी कि भाई सब ये चाहते थे कि ज्यादा से ज्यादा लड़के हों, और गांव में जो लोग रहते हैं उनकी सोच ज्यादा ऐसी होती है कि गांव के लोगों की ज्यादा कि भाई लड़कियां नहीं चाहिए, लड़के चाहिए। तो ये लिंग अनुपात में जो असंतुलित का है वो हम देखते हैं कि महिलाओं की तो उस समय संख्या कम थी पुरुषों की तुलना में, क्योंकि महिलाएं भाई जब जो जन्म दर थी वो पुरुषों की ज्यादा थी। और स्त्रियों की शिक्षा व स्वास्थ्य उपेक्षित थे। अब उस समय स्त्रियों के लिए भी इतनी सुविधाएं नहीं थी, शिक्षा से संबंधित है, स्वास्थ्य से संबंधित है, तो स्त्रियां ना तो ज्यादा पढ़ी लिखी होती थी, ना ज्यादा शिक्षा के उनको कोई प्रेरित करता था, ना शिक्षा संबंधी कोई सुविधाएं थी, ना स्वास्थ्य संबंधित थी, ये सब। तो इसमें यहाँ पे आपने देखा कि लिंग अनुपात में असंतुलित हुआ, महिलाओं की संख्या भी पुरुषों की तुलना में कम थी और स्त्रियों की शिक्षा जो है वो स्वास्थ्य से उपेक्षित थी। अब निष्कर्ष जो निकलता है, ब्रिटिश शासन में भारत की जनसंख्या स्थिति अविकसित थी, असंतुलित थी और दुखद थी। अब ब्रिटिश शासन में भारत की जो जनसंख्या की स्थिति वो कैसी थी? अविकसित थी, असंतुलित थी और दुखद भी थी। मतलब कि ना तो विकसित थी और असंतुलित भी थी, संतुष्ट नहीं थी, दुखद भी थी, बहुत दुखी भी थी। क्योंकि जो ये अत्याचार हो रहे थे, जो ब्रिटिशों ने ये शोषण करके रखा था, हर क्षेत्र में उनपे अत्याचार फैलाया था, इसके कारण जो जनसंख्या थी वो इस प्रकार से थी। अब यह भारत के सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन का भी संकेतक हो सकता है। अब हमारे देश में जब आर्थिक और सामाजिक पिछड़ापन की बात हो रही है तो भाई क्यों हो सकता है? इन्हीं सब कारणों से जो हमारा भारत है वो सामाजिक दृष्टि से और आर्थिक दृष्टि से पिछड़ता चला गया। पिछड़ेपन का जो संकेतक है वो यही सब चीजें हैं कि उनको कोई सुविधा नहीं थी, स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा संबंधी सुविधाएं, कृषि से संबंधित, औद्योगिक क्षेत्र में, ये सब के कारण जो भारत है वो पीछे होता गया। क्योंकि जो ये औपनिवेशिक शासन था, जो ब्रिटिशों का शासन था, उन्होंने भारत के हर क्षेत्र को नुकसान पहुंचाया। कोई भी क्षेत्र हो, चाहे वो उद्योग से संबंधित, सांस्कृतिक से संबंधित, या कृषि से संबंधित, या व्यापार से संबंधित, हर क्षेत्र में उन्होंने भारत को बहुत क्षति पहुंचाई और इसके कारण धीरे धीरे भारत बहुत ही पीछे चला गया।
जनांकी का महत्व ब्रिटिश काल में क्यों था? अब जनांकी का महत्व ब्रिटिश काल में क्यों था, ये जरा देखते हैं कि कारण क्या हो सकते हैं, विवरण क्या हो सकते हैं। देखिए, नियंत्रण के लिए ब्रिटिश शासन को समाज पर नियंत्रण बनाए रखने में जनांकी आंकड़े मददगार थे। अब ब्रिटिशों को कैसे अपना नियंत्रण समाज पर बनाए रखना है, इसके लिए उनको जनांकी आंकड़े बहुत मददगार साबित हो रहे थे, क्योंकि उनको तो नियंत्रण करना था, है ना, जनसंख्या पर, देश की जनता पर। राजस्व नीति, कितनी भूमि, कितने लोग, किससे कितना कर लिया जाए, यह सब जनगणना से तय। अब उनके लिए ये चीज इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट थी कि उन्हें तो कर वसूलना था, है ना, कितना कर लिया जाए, कितने लोग हैं, तो उनको ये सब आंकड़े रखना जरूरी था कि भाई कितने लोग हैं, कितनी उनके पास भूमि है, कितनी जमीन है, और उनसे कितना कर लिया जाए, कितना उनके पास किसानों के फसलों की पैदावार हो रही है। यह सब जनगणना से ही तय होता था, उन्हें जनगणना के द्वारा ही इन सब चीजों का पता चलता था। श्रम शक्ति का उपयोग, अब उद्योग और रेलवे में मजदूरों की उपलब्धता तय करने में जनसंख्या आंकड़े, अब भाई उनको क्या करना था, मजदूर चाहिए थे, उद्योगों में लगाने थे, रेलवे में, तो उनको इसके लिए जनगणना बहुत जरूरी थी कि भाई पता होना चाहिए कि कितनी जनसंख्या है और किसको कहाँ पे हमको लगाना है, कितने मजदूर हमको लेने हैं। तो किस प्रकार से हमें पता चले जनसंख्या, जब तक आंकड़े नहीं पता चलेंगे तो हम कैसे तय कर पाएंगे इन सब चीजों को। शिक्षा और धर्म जाति पर नजर, ब्रिटिश शासन जाति और धर्मों में बांटकर फूट डालो और राज करो, ये तो आपने सुना होगा, फूट डालो और राज करो, ये अंग्रेजों की रणनीति थी, कि नीति अपनाता था कि जाति, शिक्षा, धर्म और जाति पर नजर, कि वो क्या करता था कि फूट डालता था। मतलब कि फूट डालना मतलब सरल शब्दों में समझ लीजिए, किसी की लड़ाई करवा देना, उसको भिड़ाकर, कुछ भी करके, कुछ गलत चीजें उसको बताकर। इसलिए तो वो क्या करते थे कि धर्म और जाति के नाम पर भी लोगों को लड़ा रहे थे, या फिर उन पे फूट डाल रहे थे, उनको अलग कर रहे थे। और ब्रिटिश शासन जाति और धर्मों में बांट दे रहे थे कि जातियां और धर्म ऐसी, मतलब अफवाहें फैला रहे थे और ऐसी चीजें लोगों के मन में डाल रहे थे जिससे उनके आपस में ही फूट पड़ जाए, वो अलग हो जाए और राज करें। और फिर उनका ये था कि इनको हम अलग कर दें, इनको आपस में हम लड़ा दें और उसके बाद हम वहां पे राज करें। तो ये नीति उन्होंने अपना रखी थी। अब निष्कर्ष क्या निकलता है कि ब्रिटिश शासन काल में जनांकी का अध्ययन उनके शासन, कर वसूली, श्रमिक व्यवस्था और सत्ता बनाए रखने का उपकरण था। लेकिन इस जनसंख्या को मानव संसाधन के रूप में विकसित करने की कोई नीति नहीं थी। ठीक है, अब ब्रिटिशों के शासनकाल में जनांकी का अध्ययन उनके शासन, कर वसूली मतलब उनका शासन करने के लिए, कर वसूलने के लिए, श्रमिकों की व्यवस्था करने के लिए और अपनी सत्ता बनाए रखने का एक उपकरण था। लेकिन इस जनसंख्या को मानव संसाधन के रूप में विकसित करने की इस जनसंख्या को मानव संसाधन के रूप में ना तो विकसित करने की कोई भी नीति उन्होंने नहीं बनाई थी। कुल मिलाकर उनको तो पूरे भारत पर अपना राज्य करना था और भारत की हर जो अच्छी चीजें हैं उनको खत्म करना था, और भारत की सारी जो अच्छी चीजें हैं उनको अपने देश ले जाना था, और वो मेन व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे। और हमारे देश को उन्होंने धीरे धीरे इतना नुकसान पहुंचाया कि पूरे देश की आर्थिक स्थिति को बहुत बुरी तरह से कुचल दिया। तो ये थी आज की हमारी क्लास। आज की क्लास यहीं पे एंड होती है। जनसंख्या बढ़ी, जीवन घटता गया, आंकड़ों में बस गिनती थी, इंसानों की हालत की कोई कहानी नहीं थी, और उन्हीं आंकड़ों के पीछे छिपे हुए सच को जानने की कोशिश करते हैं। तो आज का ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बने रहिए फ्यूके एजुकेशन के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।